हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी जैन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप जब सैम्पल कलेक्शन एरिया में जाते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए हमें सैम्पल कलेक्ट करने होते हैं डिफरेंट वैक्यूटेनर्स में, ताकि वो डिफरेंट लैब के डिपार्टमेंट्स में सैम्पल जा सके। लेकिन सैम्पल कलेक्शन एरिया एक ऐसी एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस होते हैं। इस फेज़ को हम प्री एनालिटिकल फेज़ कहते हैं, क्योंकि इस फेज़ में सैम्पल कलेक्शन जो होता है वो लैब के बाहर होता है, यानी कि सैम्पल एनालिसिस होने से पहले जो भी प्रोसेस होता है वो प्री एनालिटिकल फेज़ में आता है। तो जो भी एरर्स होंगे उसे हम प्री एनालिटिकल एरर्स कहेंगे। तो प्री एनालिटिकल एरर जो होता है उनमें से सबसे कॉमन कॉज होता है हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सैंपल। हीमोलाइसिस का मतलब ये होता है कि आरबीसीज टूट जाते हैं और जो आप ब्लड कलेक्ट करेंगे उससे जो सीरम निकलेगा वो डार्क रेड कलर का होगा। किसी भी लैब में ये देखा गया है कि 60 to 70% जो एरर्स होते हैं वो प्री एनालिटिकल फेज़ में होते हैं, और उनमें भी सबसे कॉमन कॉज एरर का होता है हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस होता किस वजह से है? अगर हम ये समझ लें कि हीमोलाइसिस किन वजहों के कारणों के वजह से होता है तो हमें इसे अवॉइड करने में मुश्किल नहीं आएगी। सबसे पहला कॉज होता है हीमोलाइसिस होने का कि अगर हम किसी जितना वेन होता है उससे छोटी साइज़ की अगर हम नीडल यूज़ कर लेते हैं, तो सपोज़ रिकमेंडेड साइज़ अगर है 20 to 22 गेज नीडल यूज़ करने की और हमने 24 गेज नीडल यूज़ कर ली या 26 गेज नीडल यूज़ कर ली और आरबीसी का साइज़ उससे बड़ा हो तो सैंपल उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, ब्लड उसके अंदर नहीं जा पाएगा और आरबीसीज पंक्चर हो जाएंगे। ये सबसे कॉमन कॉज हो सकता है। सेकेंड कॉज होता है कि आपने सही गेज की नीडल तो यूज़ कर ली, लेकिन जब आप नीडल सिरिंज में ब्लड ड्रॉ कर रहे थे तो आपने बहुत फोर्सफुली पिस्टन को पुल किया और जिसके वजह से बहुत फोर्सफुली सैंपल सिरिंज के अंदर आया। अब हो सकता है आपने ये गलती भी ना करी हो, लेकिन जब आपने सिरिंज में सैंपल ले लिया और जब आप वैक्यूटेनर में सैंपल को डाल रहे थे तब आपने बहुत फोर्सफुली सैंपल को पुश कर दिया और सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया। फोर्थ कॉज ये हो सकता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी आप जब सैंपल को कलेक्ट करने के बाद लैब में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस के दौरान आपने सैंपल को बहुत विगरसली शेक कर दिया, नोइंगली या अननोइंगली। जनरली या तो हमें पता नहीं होता है या तो जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम इसे चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी सैंपल हीमोलाइज्ड हो जाती है। ये जनरली तब भी देखा गया है जब हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने घर से ही अपने घर के लोगों के सैंपल्स को लैब में लाते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सैंपल हीमोलाइज हो जाती हैं। एक और कॉमन कॉज ये होता है कि जब सैंपल को हम ड्रॉ करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो रिकमेंडेड आरपीएम है उससे ज़्यादा स्पीड में हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो भी सैंपल हीमोलाइज हो सकती है। तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें और प्रॉपरली सिरिंज के गेज को सिलेक्ट करें, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम ध्यान रखें कि सैंपल को जितना हो सके शेक ना करें और रिकमेंडेड आरपीएम पे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करें तो हम हीमोलाइसिस को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरली हीमोलाइज्ड ब्लड सैंपल्स की रिपोर्टिंग हम नहीं करते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट्स में और जेरियाट्रिक एज ग्रुप में क्योंकि सैंपल्स को वापस से ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए भी और फ्लेबोटमिस्ट के लिए भी, इसलिए हम रिपोर्टिंग कर देते हैं और अप्रोप्रिएट कमेंट के साथ हम सैंपल के रिपोर्ट्स को डिस्पैच करते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन पे हीमोलाइसिस का असर काफ़ी हद तक होता है। ऐसे सैंपल्स है, ऐसे पैरामीटर्स है जो जैसे कि पोटाशियम या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस या एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और मैग्नीशियम, इन पे सैंपल के हीमोलाइसिस होने के कारण वैल्यूज़ में बहुत वेरिएशन आ जाता है और इन्हें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो हमें रिपोर्ट में एक कमेंट लिखना चाहिए कि सैंपल इज़ या तो ग्रॉसली हीमोलाइज्ड या मॉडरेटली हीमोलाइज्ड या माइल्डली हीमोलाइज्ड, जिसके वजह से वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो गई है एंड द वैल्यूज़ नीड टू बी कोरिलेटेड क्लिनिकली। तो अगर पोटेशियम की वैल्यू हम 6.5 दे रहे हैं और सैंपल हीमोलाइज्ड है और अगर हमने कमेंट लिख दिया तो इसका ये मतलब है हो सकता है सैंपल की वैल्यू 6.5 ना हो और उससे कम हो, तो क्लिनिशियन उस हिसाब से वैल्यूज़ को कोरिलेट कर लेते हैं। आप फ्रेश सैंपल भी मान सकते हैं, अगर अप्रोप्रिएट हो तो फ्रेश सैंपल भी आपको मिल सकता है। इन 4 पैरामीटर्स के अलावा टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन काइनेज, फॉस्फेट और आयरन, इनके वैल्यूज़ भी अराउंड 5 to 10% इंक्रीज़ होते हैं। तो ये रहा
आज के डिस्कशन में कि सैंपल हीमोलाइज्ड क्यों होते हैं, इसे हम कैसे प्रिवेंट करें और हीमोलाइसिस के वजह से किन पैरामीटर्स पे असर पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि हीमोलाइसिस के अलावा और कौन से प्री एनालिटिकल एरर्स होते हैं जो कि लैब में सैंपल आने के पहले ही हो जाते हैं और इन्हें हम कैसे पहचानें और कैसे अवॉइड करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।